हेलो। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में गुप्त वंश और उनका पूरा इतिहास का अध्ययन कराया था और जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय दक्षिण भारत में भी एक राजनीतिक शक्ति का उदय होता है। जैसे कि आप उत्तर भारत में पहले प्राचीन भारत में आपने अध्ययन किया, मौर्य शासन बहुत प्रतिष्ठित था और लगभग उसके ही थोड़े दिन बाद दक्षिण में सातवाहनों का उदय हुआ और जिन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया। तो इसी समय गुप्त वंश के शासन के समय उत्तर भारत में जब इनकी राजनीतिक स्थिति बढ़ रही थी, उसी समय दक्षिण में वाकाटक शक्ति का उदय होता है और वाकाटक शक्ति ने भी दक्षिण में काफी प्रतिष्ठा हासिल की थी। तो आज जो हमारा अध्ययन है वो वाकाटक वंश पर है। हमने आपको बताया कि गुप्तों का जो शासन था लगभग वो दूसरी या तीसरी शताब्दी से लेकर के लगभग 300-400 साल का इतिहास रहा है। तो इसी तरह से तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में अगर हम देखते हैं तो वाकाटक राजवंश सबसे सम्मानित और सुसंस्कृत वंश था। इस यशस्वी राजवंश ने मध्य भारत के साथ दक्षिण भारत की ऊपरी शक्तियों में शासन किया था और ये मगध के ही समकालीन अपने शासन गुप्त वंशों के समान था। इस राजवंश का जो उदय हुआ था, ये भी ब्राह्मण वंश के शासक होते थे और इनका जो गोत्र था वो था विष्णुव्रत। वाकाटक लोगों का जो गोत्र था वो था विष्णुव्रत और ये भी अपने को ब्राह्मण शासक कहते थे। वाकाटक लोगों के इतिहास का अगर हम साधन देखते हैं कि किस आधार पर हम इनके इतिहास को प्राप्त करते हैं, तो कई साहित्य और कई ऐसे अभिलेख हैं जो वाकाटक शक्ति के बारे में बताते हैं। साहित्य के अंतर्गत हम पुराणों को मानते हैं, उन पुराणों को जिसमें गुप्तों का सर्वाधिक वर्णन है, उन्हीं पुराणों में अन्य राजवंशों के साथ साथ वाकाटक राजवंश का भी उल्लेख हुआ है। पुराणों में इस वंश का जो शासक है उसको प्रवरसेन प्रथम को प्रवीर नाम से भी बताया गया है और उसकी जो शासन अवधि है वो लगभग 60 वर्ष की बताई गई। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वाकाटक लोगों ने 4 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वाकाटक वंश के बारे में हमें अनेक लेखों से जानकारी मिलती है। इनके कई दान पात्र आज के डेट में प्रकाश में आ चुके हैं, जिनके अध्ययन से हमें इनके इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लेख या कुछ ऐसे साक्ष्य बताएंगे जिनके अध्ययन से हमें वाकाटक लोगों का इतिहास प्राप्त होता है। इनके जानने का जो साधन है वो सबसे पहला है प्रभावती गुप्ता। आपको हमने ये नाम गुप्त वंश में भी बताया है और आगे भी मैं वाकाटक वंश में भी इनके बारे में बताऊंगा। तो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है। ये इनके जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र। जो दूसरा है वो है प्रवरसेन द्वितीय के समकालीन रिद्धपुर अभिलेख। रिद्धपुर अभिलेख ये जो रिद्धपुर अभिलेख है ये भी एक ताम्रपत्र में है। इसी प्रकार से प्रवरसेन द्वितीय का भ्रमक प्रशस्ति पत्र, प्रवरसेन द्वितीय का ही भ्रमक प्रशस्ति
और जो अगला है वो है हरसेन का अजंता गुहा लेख। अजंता में जो हरसेन का एक गुहा लेख है उससे भी हमें वाकाटक शक्ति के बारे में पता चलता है। तो ये चार ऐसे हैं जिनसे हमें वाकाटक शक्ति की पर्याप्त जानकारी होती है। पूना और रिद्धपुर के ताम्रपत्र से वाकाटक और गुप्तों के संबंध का हमको पता चलता है। जो पूना और सिद्धपुर का है, रिद्धपुर का है, इससे वाकाटक और गुप्त दोनों के जो आपस में संबंध थे हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी से हमें प्रभावती गुप्ता के व्यक्तित्व और उनके कार्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और प्रभावती गुप्ता का यह अभिलेख गुप्त और वाकाटक शक्ति के बारे में जानने का एक पर्याप्त साधन है। अजंता के गुहा लेख से हमें वाकाटक राजवंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी से हमें पता चलता है कि वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो था विंध्य शक्ति। इस वंश का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति को माना गया है। और इसका जो हमें डिटेल मिलता है वो अजंता के हरसेन के अजंता गुहा लेख से मिलता है। ये वाकाटक वंश के इतिहास के जानने के हमने आपको साधन बताए हैं। अब हम आपको वाकाटक वंश के बारे में जानकारी देते हैं। विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में किया था। इसका जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति को माना गया है। और ये माना जाता है कि विंध्य शक्ति के पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे या उनकी स्थिति एक सामंत जैसी थी। सातवाहनों के पतन के पश्चात विंध्य शक्ति ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अजंता के इसी अभिलेख से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अजंता के अभिलेख में उसे वंशकेतु कहा गया है। उसने अपने पैतृक राज्य को उत्तर से पूर्वी मालवा तक विस्तृत किया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विंध्य शक्ति इसका मौलिक नाम नहीं था, लेकिन विंध्य पर्वत तक अपने राज्य को फैला लेने के कारण उसने विंध्य शक्ति नामक उपाधि को धारण किया था। पुराण भी इसे विदिशा का शासक बताता है। अजंता के लेख में विंध्य शक्ति के बारे में जो कुछ डिटेल मिलता है उसका जो भावार्थ है, पहला ये है कि उसने अपने महान युद्धों को जीतकर अपने शक्ति का विस्तार किया था। अर्थात एक छोटे सामंत राज्य से होकर के पूर्वी मालवा से उत्तर के क्षेत्र तक और विंध्य पर्वत तक उसने अपने शक्ति का प्रसार किया था। तो जो अजंता के गुहा लेख में जो कि संस्कृत में है उसमें सबसे पहला जो इसका डिटेल दिया गया है विंध्य शक्ति के बारे में कि उसने अपने महान युद्धों को जीत करके अपने शक्ति का प्रसार किया था। दूसरा जो है उससे ये पता चलता है, उसका जो अर्थ निकलता है कि उसके क्रोध को देवता भी नहीं जीत सकते थे या देवता भी नहीं रोक सकते थे। तीसरा जो है उसमें है इंद्र संप्रभावा। इसका अर्थ है वो इंद्र के समान प्रभाव रखने वाला था। और चौथा जो आया है संस्कृत का वाक्य वो है सा बाव वीर्यार्जित सर्वलोका, अर्थात उसने अपनी भुजाओं के बल पर समस्त लोकों की विजय प्राप्त किया था। निश्चित रूप से ये अतिशयोक्त है, लेकिन विंध्य शक्ति के बारे में बताने का ये पर्याप्त विवरण है। और ये जो लेख है ये निश्चित रूप से अलंकारिक प्रतीत होता है, लेकिन विंध्य शक्ति के बारे में बताता है कि जरूर वो इतना शक्तिशाली नहीं रहा होगा, लेकिन एक सामंत की स्थिति से
हट करके उसने एक राज्य का विस्तार किया था और वाकाटक वंश की नींव डाली थी। बिंद शक्ति को कोई राजकीय उपाधि उसने नहीं ग्रहण किया था और संभवतः उसका कोई विशेष राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था और सामंत की स्थिति से बढ़ करके उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। इसलिए उसने किसी भी प्रकार की राजा महाराजा या सम्राट की उपाधि को धारण नहीं किया था। फिलहाल जो बिंद शक्ति का इतिहास मिलता है उसके अनुसार 255 से 275 ईस्वी तक बिंद शक्ति का शासन माना जाता है कि 20 साल बिंद शक्ति द्वारा शासन किया गया था और उस स्थिति में किया गया था जब उसने अपनी राजनीतिक सत्ता का विस्तार किया था। फिलहाल जो इसका हमें सबसे पहला विवरण मिलता है वो मिलता है प्रवरसेन प्रथम का। बिंद शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 ईस्वी में वाकाटक शासक बनता है। इसका जो शासन काल है वो 275 ईस्वी तक चलता है और ये शासन 335 ईस्वी तक रहता है, जिससे पता चलता है कि प्रवरसेन द्वारा 60 वर्ष तक शासन किया गया था। वाकाटक वंश का ये एक इकलौता शासक होता है जिसने सम्राट की उपाधि को धारण किया था और अपनी राजनीतिक शक्ति को प्रतिष्ठित किया था। ये एक महान विजेता था जिसने अपने राज्य को सभी दिशाओं में फैलाया था। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, अर्थात वाकाटक वंश में जो 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे वो अकेले प्रवरसेन द्वितीय द्वारा ही किए गए थे। इसी से आप पता चल सकता है कि 60 वर्ष के शासन में प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी वाकाटक शक्ति को कितना विस्तृत किया था, अर्थात उसे कितना विस्तार दिया था। और निश्चित रूप से जो उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे वो 4 विभिन्न सैनिक अभियानों की समाप्ति पर किया होगा। अभिलेखों के अनुसार जो उसका प्रथम अश्वमेध यज्ञ है उसको ये माना जाता है कि मध्य प्रांत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग को जीतने के फलस्वरूप उसने प्रथम अश्वमेध यज्ञ किया था और अपने राज्य के मध्य प्रांत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग को जीतने के कारण पूर्वी भाग एवं उत्तर पूर्वी भाग को जीतने के कारण उसके द्वारा पहला अश्वमेध यज्ञ किया गया था। जो दूसरा अश्वमेध यज्ञ था उसके बारे में माना जाता है कि उसका जो द्वितीय सैनिक अभियान था वो दक्षिण भारत की तरफ हुआ था और दक्षिण में दक्षिणी बरार और उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश को जीता था। इसके अंतर्गत इसने दक्षिणी बरार और उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश को जीतने के उपलक्ष्य में उसके द्वारा द्वितीय अश्वमेध यज्ञ किया गया था। तीसरे और चौथे के बारे में ये मानना है कि प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ के शकों के ऊपर विजय प्राप्त किया होगा और इसी के द्वारा उसने अपने वाकाटक राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश, बरार, मालवा, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद, दक्षिणी कौशल के कुछ भाग तक, जिन्हें कि छत्तीसगढ़ भी कहते हैं, वहां तक किया है। और अपनी विजय के ही उपलक्ष्य में उसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। सातवाहन साम्राज्य के विघटन के पश्चात हम अगर देखते हैं तो प्रवरसेन प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण की एक राजनीतिक शक्ति को उदय किया था और इस शक्ति के द्वारा उसने अपने राज्य को बहुत बड़ा राज्य बनाया था। अपनी इसी उपलब्धि के कारण उसने सम्राट की उपाधि को धारण किया था और सम्राट की जिस उपाधि को उसने धारण किया था उसे सार्थक भी बनाया था। प्रवरसेन प्रथम के बारे में देखते हैं तो उसे माना जाता है कि वो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था
और 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त उसने अनेक वैदिक यज्ञों को भी अनुष्ठान किया था। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि वाकाटक शक्ति का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है वो प्रवरसेन प्रथम के ही शासन काल में रहा है। प्रवरसेन प्रथम के हम उसको डिटेल को देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसने अपने राज्य के विभिन्न भागों में कई राज्यपाल बनाए थे। प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात उसके अपने पुत्रों ने अपने भाग को 4 राज्यों में बांट लिया था। प्रवरसेन का जो सबसे पहला पुत्र था उसका नाम गौतमी पुत्र था और वो उसके शासन काल में ही दिवंगत हो गया था। द्वितीय पुत्र शर्वसेन ने बाशीम नामक एक दूसरी वाकाटक शक्ति की स्थापना किया था और इसके 2 शेष पुत्रों ने जिनका नाम इतिहास में ज्ञात नहीं होता है और उन्होंने अपने अलग अलग राज्य बनाए थे। तो हम देखते हैं कि 60 साल के शासन के पश्चात प्रवरसेन का राज्य 2 भागों में बट जाता है। पहला पुत्र जो उसका गौतमी पुत्र होता है जो उसके शासन काल में ही दिवंगत हो जाता है। द्वितीय पुत्र शर्वसेन द्वारा एक द्वितीय वाकाटक शक्ति का उदय किया जाता है और जो शेष अन्य 2 पुत्र होते हैं उनके द्वारा अन्य छोटे छोटे राज्यों को आपस में बांट लिया जाता है। प्रवरसेन के बाद वाकाटक शक्ति का जो विभाजन होता है वो 2 शक्तियों में होता है। सबसे पहला होता है प्रधान शक्ति और दूसरा जो होता है बाशीम शक्ति। जो इसका शासन वाकाटक लोगों का बांटा जाता है, एक तो होता है प्रधान शाखा और दूसरा होता है वाशीम शाखा, जिन्हें की वत्स गुल्म भी बोला गया है। वाशीम शाखा को वत्स गुल्म शाखा भी बोला जाता है और ये दोनों शाखाएं समानांतर रूप से वाकाटक शक्ति के रूप में शासन करती हैं। फिलहाल आज जो हमारा अध्ययन होगा वो प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो शासन 2 शासन भागों में बढ़ता है उसमें प्रधान शाखा का हम आज अध्ययन करेंगे। जो प्रधान शाखा होती है अर्थात ये मदर पार्ट है अर्थात वो मुख्य पार्ट यही होता है और प्रधान शाखा का जो सबसे पहला शासक पाया गया है उसे माना गया है रुद्रसेन प्रथम। अब हमने अभी आपको बताया कि उनके 2 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, गौतमी पुत्र और शर्वसेन, और 2 पुत्रों के नाम अज्ञात है। तो आखिर प्रधान शाखा में रुद्रसेन प्रथम कहां से आ जाते हैं? लेकिन वाकाटक वंश की जो प्रधान शाखा है उसका सबसे पहला शासक रुद्रसेन प्रथम को माना गया है और रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन प्रथम का पौत्र होता है जो कि गौतमी पुत्र जो कि उसके शासन काल में दिवंगत हो जाता है उसका पुत्र होता है। रुद्रसेन प्रथम द्वारा 335 से 360 ईस्वी तक प्रधान शाखा में शासन किया जाता है। ग्वालियर के जो एक शासक हैं भारशिव नाग, उनकी कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र होता है अर्थात इसके जो नाना होते हैं वो भारशिव नाग होते हैं जो कि ग्वालियर के शासक होते हैं। उनकी भारशिव नाग की कन्या जिसका विवाह गौतमी पुत्र के साथ होता है उस कन्या से उत्पन्न पुत्र रुद्रसेन प्रथम द्वारा प्रधान शाखा के अंतर्गत शासन किया जाता है। इतिहास में पाया जाता है कि अपने नाना भारशिव नाग की सहायता से उसने अपने शेष 2 जो अज्ञात चाचा होते हैं उनके राज्यों को जीत लिया जाता है। इसी प्रकार से 3/4 भाग जो है
रुद्रसेन के शासन के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन वो वासीम शाखा के जो उसके चाचा होते हैं सर्वसेन, उनको पराजित नहीं कर पाता है। फिलहाल इसे माना जाता है कि रुद्रसेन बहुत शक्तिशाली शासक नहीं होता है और अपने केवल नाना के बल पर वो उन 2 राज्यों को प्राप्त करता है। इसके शासनकाल में वाकाटक शक्ति का कोई बहुत विस्तार नहीं होता है, बल्कि वाकाटक शक्ति और प्रतिष्ठा का ह्रास ही होता है। प्रयाग प्रशस्त के कुछ लोग रुद्रदेव की जो तुलना है इसी से करते हैं और ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के युद्ध में जिसे उन्मूलित किया था वो यही रुद्रसेन था। लेकिन हम जब देखते हैं तो भारतीय इतिहास में रुद्रदेव उत्तर भारत का शासक माना जाता है, जबकि रुद्रसेन ये दक्षिण भारत का शासक होता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त से पराजित होने वाला रुद्रदेव ये शासक नहीं होता है, रुद्रसेन होता है। अगर रुद्रसेन को समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया जाता तो चूंकि उस समय वाकाटक शक्ति काफी प्रतिष्ठा में रहा है और समुद्रगुप्त उसका डिटेल काफी अपने प्रशंसा में डलवाता, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। इसलिए इस रुद्रसेन को समुद्रगुप्त से पराजित राजा नहीं माना जाता है। उत्तर भारत के रुद्रदेव को ही समुद्रगुप्त से पराजित राजा माना जाता है और ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य से पृथक रुद्रसेन का राज्य चलता रहता है। रुद्रसेन को भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता है, क्योंकि उसके नाना जो है वो भी नागवंश के जो शासक होते हैं भारशिव नाग, उन्हीं के प्रभाव में आकर के वो जो है शैव धर्म का अनुयायी होता है। वाकाटक वंश में इसे महाभैरव का भी उपासक माना गया है, लेकिन इसके पूर्व सम्राट की उपाधि नहीं मिलती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि रुद्रसेन द्वारा अपने शासन काल में वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया गया था और वाकाटक शक्ति एक सामान्य शक्ति के रूप में ही इसके शासन काल में संचालित रही है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन को पृथ्वीसेन प्रथम बोला गया है और ये रुद्रसेन का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी होता है। इसके द्वारा 360 ईस्वी में शासन ग्रहण किया जाता है। पृथ्वीसेन का जो शासन काल होता है वो वाकाटक वंश के शांति और समृद्धि का काल रहता है और वाकाटक लेखों में इसे एक पवित्र और धन विजयी शासक बताया गया है। इसके आचरण को महाभारत के युधिष्ठिर से जोड़ा गया है और इसे शिव जी का भक्त माना गया है। पृथ्वीसेन प्रथम के समय वाकाटक शक्ति की जो दूसरी वासीम शाखा होती है उसका शासन बिंदसेन करता है और दोनों शाखाओं में आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल होता है। इसके शासन काल के समय वासीम वाकाटक शक्ति मुख्य शाखा के अधीन नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते हैं, अर्थात वो उनके प्रभाव में रहते हैं। बिंदसेन ने कुंतल राज्य को जीता था और पृथ्वीसेन ने उस युद्ध में वासीम शाखा की सहायता किया था। तो इससे पता चलता है कि वासीम और प्रधान शाखा के बीच में उस समय सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है। वाकाटक ने इस विजय के द्वारा दक्षिण महाराष्ट्र तक को अपने क्षेत्र में मिला लिया था और हम देखते हैं कि वाकाटक शक्ति के बारे में बताने के लिए 2 अभिलेख नचना और गज का अभिलेख मिलता है, जिसमें पृथ्वीसेन को उसका जो व्याघ राज का जो अभिलेख मिलता है नचना और गज का, जो कि बघेलखंड का क्षेत्र होता है, उसने अपने को पृथ्वीसेन का सामंत बताया है। तो इससे पता चलता है कि बघेलखंड भी वाकाटक शक्ति में ही समाहित रहा है। पृथ्वीसेन ही एक ऐसा शासक था जिसने वाकाटक शक्ति को रुद्रसेन प्रथम के बाद काफी प्रतिष्ठित किया था। इसके समय गुप्त काल में उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा है और चंद्रगुप्त द्वारा इससे अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया गया था।
जिसको कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश में किया था, वो इसी पृथ्वी सेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो चंद्रगुप्त के समय वाकाटक और गुप्तों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, जो कि पृथ्वी सेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह करता है। इसके बाद जो अगला शासन चालू होता है वो होता है रुद्रसेन द्वितीय का, जिसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद माना गया है और प्रभावती गुप्ता का पति माना गया है। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन का पुत्र होता है और 385 से 390 तक इसका शासन होता है। केवल 5 वर्ष का शासन रुद्रसेन द्वितीय का होता है। इसके शासन काल में वाकाटक लोगों पर गुप्तों का प्रभाव बढ़ जाता है। चूंकि रुद्रसेन की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से होती है और अपने ससुर चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में आकर के रुद्रसेन शैव धर्म का परित्याग करके वैष्णव धर्म को अपना लेता है। वैष्णव धर्म गुप्तों का ही धर्म रहा है, तो रुद्रसेन द्वारा उस समय शैव धर्म को त्याग करके वैष्णव धर्म अपनाया जाता है। दुर्भाग्य से इतिहास में पाया गया है कि इसके द्वारा मात्र 5 वर्ष तक शासन किया जाता है और 30 वर्ष की अल्पायु में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। जिस समय रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु होती है, इसके 2 पुत्र होते हैं। पहला होता है दिवाकर सेन और जो दूसरा होता है वो होता है दामोदर सेन। रुद्रसेन के बाद उसके पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन होते हैं, जो कि प्रभावती गुप्ता के पुत्र होते हैं। तो रुद्रसेन की 390 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात जो अगला शासन प्रभाव होता है, चूंकि दिवाकर सेन और दामोदर सेन नाबालिग या अल्पवयस्क होते हैं, इसलिए वाकाटक शक्ति का जो शासन होता है वो प्रभावती गुप्ता द्वारा चालू होता है। तो रुद्रसेन के बाद जो वाकाटक शक्ति है उसकी जो संरक्षिका बनती है वो प्रभावती गुप्ता बनती है, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री होती है। हम देखते हैं इतिहास में तो प्रभावती गुप्ता द्वारा अल्प आयु में अनुभवहीनता के साथ वाकाटक शक्ति का जो शासन है वो संभाला जाता है। लेकिन प्रभावती गुप्ता जो कि अल्पायु कम उम्र की होती हैं और अनुभव हुई होती हैं, लेकिन वाकाटक राज्य का संचालन उनके द्वारा बड़ी कुशलता से किया जाता है। प्रशासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए उसके अनुभवी पिता चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने पर्याप्त मंत्रियों को उसकी सहायता के लिए वाकाटक राज्य को भेजा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपने राज्य के अत्यंत सुयोग्य और अनुभवी मंत्रियों की टीम को प्रधान शाखा में भेजते हैं। जिस समय प्रधान शाखा में प्रभावती गुप्ता का शासन चल रहा होता है, उसी समय वाकाटक वंश की दूसरी जो सत्ता होती है वासीम शाखा, वहां पर बिंदशक द्वितीय का शासन चलता है। लेकिन उसके द्वारा प्रभावती गुप्ता का कोई विरोध नहीं किया जाता है और वो पुराने ही स्थिति में दोनों शाखाओं के बीच में प्रेम और सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय गुजरात और काठियावाड़ से शकों के उन्मूलन के लिए शक राज्य पर आक्रमण करता है और अपने पिता की सहायता के लिए प्रभावती गुप्ता द्वारा वाकाटक सेना और वाकाटक धन का सहयोग प्रदान किया जाता है। अर्थात वाकाटक राज शकों के ऊपर चंद्रगुप्त की चढ़ाई के समय गुप्त शासकों को अपनी सेना भी देते हैं और उनको अपना धन और सहायता भी देते हैं। तो ये वाकाटक शक्ति और गुप्तों की संयुक्त शक्ति के द्वारा शकों का उन्मूलन भारत से
किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रभावती गुप्ता के शासन के समय वाकाटक राज्य पूरी तरह से गुप्तों के प्रभाव में रहता है और अपने पिता से ही सहायता के द्वारा वो अपने राज्य का संचालन करती है। यही कारण है कि प्रभावती गुप्ता का जो पूना का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है उसमें उसने अपने पति के गोत्र का प्रयोग नहीं किया है और अपने पिता के गोत्र धारण गोत्र का उल्लेख किया है। प्रभावती गुप्ता को इस शासन के दौरान एक बहुत ही बड़ा कष्ट जो झेलना पड़ता है, अपने पति की जो 30 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रभावती के संरक्षण काल के समय ही उसके सबसे बड़े पुत्र दिवाकर सेन की भी मृत्यु हो जाती है और प्रभावती गुप्ता के पास जो दूसरा पुत्र दामोदर सेन ही बचता है। दामोदर सेन जब वयस्क हो जाता है तब 410 ईस्वी में उसके द्वारा शासन संभाला जाता है। तो प्रभावती गुप्ता द्वारा लगभग 20 वर्ष तक वाकाटक राज्य की सत्ता को संभाला जाता है। हम ये भी पाते हैं कि अपने पुत्र के शासनकाल के समय पर भी प्रभावती गुप्ता जीवित रहती है और वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होती है जो कि अपने पिता के समान ही विष्णु भगवान के प्रति गहरी आस्था रखती है। पूना और रिद्धपुर में जो उसके दान पात्र मिले हैं उसमें उसके द्वारा दिए गए दान का उल्लेख किया गया है। प्रभावती गुप्ता प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में लगभग 25 वर्ष तक और जीवित रहती है और 435 ईस्वी में 75 वर्ष की दीर्घ आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रभावती के गुप्ता के बाद 410 ईस्वी में प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश के प्रधान शाखा का शासक बनता है। जो अब अगला शासक होता है प्रभावती गुप्ता के बाद वो होता है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय आपके लिए एक नया नाम होता है क्योंकि वो प्रभावती गुप्ता के दामोदर सेन और दिवाकर सेन पुत्र होते हैं और दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है। तो दामोदर सेन कहाँ गया? तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो दामोदर सेन है उसी का नाम प्रवरसेन द्वितीय होता है। प्रवरसेन द्वितीय दामोदर सेन का ही नाम है या उसकी उपाधि है। सिंहासन पर वो लगभग 20 वर्ष की आयु में 410 ईस्वी में बैठता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण में ही 410 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में दामोदर सेन अर्थात प्रवरसेन द्वितीय द्वारा वाकाटक सत्ता संभाली जाती और इस सत्ता के राजारोहण में उसको अपने नाना चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता प्राप्त होती है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसने अपने राज्य का स्वतंत्र रूप से भार अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है और गुप्तों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। प्रवरसेन द्वितीय के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं लेकिन उसमें उसके किसी सैनिक अभियान या विजय की सूचना नहीं मिलती है, जिससे पता चलता है कि प्रवरसेन द्वारा अपने साम्राज्य का यथास्थिति में संचालन किया गया था और किसी भी प्रकार से सैनिक अभियान चला करके अपने राज्य का विस्तार नहीं किया गया था। प्रवरसेन द्वितीय साहित्यिक अभिरुचि का शासक था और इसके द्वारा श्वेतबंध नामक एक प्राकृत महाकाव्य लिखा गया है। प्रवरसेन द्वारा श्वेतबंध महाकाव्य की रचना की गई है जो कि प्राकृत भाषा में है। अर्थात इस साहित्यिक अभिरुचि का शासक होता है, बल्कि भुजाओं से नहीं अपने साहित्य के बल पर ही ये जाना जाता है। श्वेतबंध में उसने भगवान राम के द्वारा लंका के विजय का जो है विवरण सुरक्षित रखा है। प्रवरसेन द्वितीय भी अपनी माता और अपने पिता रुद्रसेन द्वितीय के समान वैष्णव धर्म का अनुयायी होता है। अपने शासन के अंतिम समय में वो प्रवरपुर नामक एक नई राजधानी को भी विकसित करता है। इसके द्वारा वाकाटक वंश में
प्रवरपुर नामक एक नगर की स्थापना की जाती है और वो उसकी राजधानी बनती है। इससे पहले वाकाटक लोगों की जो राजधानी होती है वो नंदवर्धन होती है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में रामटेक नामक स्थान है, और रामटेक नागपुर से वो अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थानांतरित करता है। प्रवर सेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह उस समय कम्ब वंश की राजकुमारी अजित भट्टारिका के साथ होता है, और ये जो अजित भट्टारिका है ये कदम्ब नरेश काकुत्सवर्मन की कन्या होती है। इसी प्रकार से उसका एक विवाह गुप्त कुल से भी होता है, और गुप्त कुल से उसके पहले से संबंध होते हैं, कदम्ब के साथ वो उनकी कन्या से विवाह करता है। तो इस प्रकार से प्रवरसेन का कदम्ब और गुप्तों से जो है रिश्तेदारी या संबंध जुड़ जाता है, और तीनों राज्य आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रवरसेन गुप्ता का जो प्रवरसेन द्वितीय का जो शासन पाया गया है वो 410 ईस्वी से 440 ईस्वी तक का शासन पाया गया, अर्थात इसके द्वारा 30 वर्ष तक शासन किया जाता है। इसके बाद जो शासक बनता है वो होता है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन जिसको हमने बताया कि वो प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र होता है और कदम्ब वंश का राजा काकुत्सवर्मा का दामाद होता है, अर्थात उसकी पत्नी अजात भट्टारिका उसकी काकुत्सवर्मन की पुत्री होती है। इसका जो शासनकाल है वो 440 से 460 ईस्वी तक का पाया जाता है। नरेंद्र सेन द्वारा बस्तर में नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन द्वारा नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया जाता है, जो कि बस्तर क्षेत्र का होता है और नलवंशी शासन होता है। इसमें नरेंद्र सेन पराजित होता है और भवदत्त वर्मन नंदवर्मन पर अपने राज्य को कायम कर लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है। नरेंद्र सेन के पराजित होने के कारण वाकाटक राज्य की सत्ता और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का मिलता है, लेकिन भवदत्त वर्मन की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र सेन अपनी स्थिति को पुनः सुदृढ़ करता है और वो पुनः नंदवर्मन पर अपना अधिकार कायम करता है। इसके बाद वो बस्तर राज्य पर आक्रमण करके भवदत्त वर्मन के भी उत्तराधिकारी को परास्त करता है और बस्तर पर भी अधिकार कर लेता है। नरेंद्र सेन को पुनः वाकाटक सत्ता को प्राप्त कराने में उसके ससुर कम्ब नरेश के या कदम्ब नरेश की सहायता प्राप्त होती है, और वो कदम्ब नरेश की सहायता के साथ नलों की शक्ति का उन्मूलन करता है। इसके इस कार्य के कारण वाकाटक शक्ति की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ती है और वाकाटक लेखों में नरेंद्र सेन को कौशल, मेकल और मालवा का अधिपति कहा गया है। ये क्षेत्र इससे पहले गुप्तों के अधीन रहते हैं। इससे पता चलता है कि कौशल, मेकल और मालवा पर वाकाटक राज्य का अधिपत्य हो जाने के कारण ये सूचना मिलती है कि गुप्त शासन उस समय पतोन्मुख की तरफ रहा है, अर्थात उस समय उसका पतन हो रहा था, और उसी का लाभ उठा करके नरेंद्र सेन द्वारा इन राज्यों पर अधिकार किया जाता है। हालांकि मालवा पर उसका अधिकार कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि स्कंदगुप्त द्वारा उसे पुनः जीत लिया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि नरेंद्र सेन एक योग्य और कुशल प्रशासक होता है, जो अपनी खोई राजनीतिक प्रतिष्ठा को पुनः हासिल करता है और वाकाटक शक्ति की प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार करता है। नल राज्य के कुछ प्रदेशों को जीत करके वाकाटक साम्राज्य का विस्तार भी नरेंद्र सेन द्वारा किया जाता है, और नरेंद्र सेन के शासनकाल में भी वाकाटक की प्रधान शाखा का बासीन शाखा के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण माहौल बना रहता है। इसके बाद जो शासक बनता है नरेंद्र सेन के बाद, वो पृथ्वी सेन द्वितीय बनता है। पृथ्वी सेन गुप्ता का जो शासन होता है वो 460 ईस्वी से
480 ईस्वी तक का रहता है। ये पृथ्वी नरेंद्र सेन का पुत्र होता है और यही उसके मृत्यु के पश्चात प्रधान शाखा का शासन बनता है। वालाघाट अभिलेख में इसे परम भागवत बोला गया है। इससे पता चलता है कि ये भी वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके लेख से पता चलता है कि इसके द्वारा 2 बार वाकाटक शक्ति की विलुप्त लक्ष्मी का पुनरुद्धार किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा किन शत्रुओं को पराजित किया जाता है इसका कोई अभिलेख नहीं मिलता है। लेकिन इतिहासकारों का मत है कि इसके द्वारा नल और त्रैकुटक जो कि दक्षिण गुजरात के शासक होते हैं, उन शासकों को परास्त किया जाता है और उनके आक्रमण से भी अपने राज्य की रक्षा किया जाता है। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक वंश के प्रधान शाखा का अंतिम शासक सिद्ध होता है। इसके 480 ईस्वी के बाद वाकाटक शक्ति की प्रधान शाखा समाप्त हो जाती है और इसके बाद प्रधान शाखा उस समय के वाशिम शाखा के शासक हर्षसेन के हाथों में चली जाती है। तो आज हमने जो अध्ययन किया वो वाकाटक वंश की प्रधान शाखा का अध्ययन किया है। अगले चैप्टर में हम आपको इसी की जो दूसरी शाखा होती है जिसे कि वाशिम शाखा कहते हैं, तो अगले वीडियो में हम वाशिम शाखा के वाकाटक साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।